Now I will talking about the next subphase of interphase which we call S phase. In the S phase, S mean synthesis. इसको सिंथेसिस फेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन फेज में जो प्रिपरेशन हमारे साथ हो रही थी तो वो प्रिपरेशन बेसिकली इसलिए हो रही थी कि इस फेज में हमारे साथ डीएनए की सिंथेसिस हो, एक डीएनए से दो डीएनए हमारे साथ बने। प्रीवियस वीडियो में हमने जीवन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। जीवन फेज में जो इवेंट्स हुए थे तो उनको हम थोड़ा समराइज करते हैं। वहाँ हमने ये बताया था कि जीवन का जो फेज होता है तो उसमें सबसे पहले प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस इसलिए होती है कि एंजाइम्स बेसिकली हमारे साथ प्रोटीन है और डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए हमारे साथ 5 टाइप एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। दूसरा जो इवेंट उसमें हुआ था, आरएनए की सिंथेसिस इंक्रीज हुई थी, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमारे साथ आरएनए भी रिक्वायर्ड है। एटीपी की सिंथेसिस इंक्रीज हुई थी, क्योंकि जब एक केमिकल प्रोसेस होता है सेल में तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और सेल जिस फॉर्म में एनर्जी यूज करता है तो उसको हम कहते हैं एटीपी। इसके अलावा सेल ग्रोथ, सेल अपने साइज में बढ़ गया था, अपने साइज में इंक्रीज हो गया था, क्योंकि जितनी भी रॉ मटेरियल है जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है अगर उनकी सिंथेसिस होती है तो डेफिनेटली सेल अपने साइज में भी इंक्रीज होगा। अगर आप देखें, अगर ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास होगा डिप्लॉयड सेल्स। सेल साइकिल में जो सेल एंटर होता है उनको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल हमारे साथ वो सेल है जिनमें हमारे साथ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम उसमें होते हैं। जब ये सेल एंटरपेज में एंटर होता है और एंटरपेज का जो सबसे पहला पेज है जिसको हम जीवन फेज कहते हैं इससे गुजरता है, जब ये यहाँ इससे गुजरता है और ये इस जीवन पेज को कंप्लीट करता है तो इसकी साइज इंक्रीज होती है। साइज इसलिए इंक्रीज होती है कि क्योंकि इसमें एस स्पेस के लिए जितनी भी प्रिपरेशन है तो वो इसमें कंप्लीट हो जाती है। आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, रॉ मटेरियल जितनी भी रिक्वायर्ड है तो उन सारों की सिंथेसिस हमारे साथ होती है। तो एज अ रिजल्ट इसका जो साइज है वो हमारे साथ इंक्रीज होता है। जीवन को हम गैप फेज इसलिए कहते हैं कि उनको वो ये हमारे पास एक वक्फा है और इस वक्फे में सेल अपने आप को इस फेज के लिए प्रिपेयर करता है कि इस फेज में जो इवेंट हो सेल अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करे। तो इस फेज में हमारे पास वो कौन सा इवेंट जो है वो हो रहा है कि सेल उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो वो हमारे साथ है डीएनए रिप्लिकेशन। हमारे साथ क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसमें जितना भी डीएनए कंटेंट है तो वो डबल हो जाते हैं। उन कंटेंट अगर एक कंटेंट है तो वो डबल हो जाते हैं, उनसे दो कंटेंट बनते हैं तो कंप्लीटली एक ही क्रोमोसोम में जितना डीएनए होता है तो वो डबल हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारे साथ एस फेज में होता है। अब डीएनए का रिप्लिकेशन किस तरह होता है तो ये एक कंप्लीट डिटेल प्रोसेस है जिसको हम 12th क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। सेंट्रियोल डिवाइड्स, दूसरा जो इवेंट है इस फेज में सेल का जो ऑर्गेनील है जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल तो वो भी डिवाइड हो जाता है। एक सेंट्रियोल दो में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये सेंट्रियोल लेटर हमें इस हेल्प करेगी कि ये क्रोमोसोम जो है ये भी टू में डिवाइड हो, ये दोनों क्रोमोसोम को डिवाइड करता है। लेकिन क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं तो ये एम पेज में डिवाइड होते हैं, लेकिन ये प्रिपरेशन जो है इसके लिए एस पेज में होती है कि एस पेज में सेंट्रियोल डिवाइड होते हैं। और सेंट्रियोल हमने ऑलरेडी सेल के चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि ये एनिमल में होता है और एनिमल में इनका ये काम होता है कि ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करती है और फिर वो स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर के पॉइंट पर एक दूसरे से जुदा करती है। तो सेंट्रियोल भी इस फेज में हमारे साथ टू में कन्वर्ट होते हैं और डुप्लीकेट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस आकर हमने ऑलरेडी बताया था कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर हमने दिया था तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे साथ बनता है डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। तो लेटर जब क्रोमेटिन फाइबर में कंडेंसेशन होती है तो उससे क्रोमोसोम बनेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे साथ डीएनए जो है वो भी डुप्लीकेट हुआ हो, वो उसने भी अपनी एक कॉपी बनाई हो और इसके अलावा हमारे साथ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो। तो फिर हमारे साथ 8 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो
कंबाइन होते हैं 150 बेस पेयर ऑफ डीएनए से और इसी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनती है। अगर आप देखें जो मेन ये इवेंट हमने बताया है कि इस स्पेस में जो मेन इवेंट होता है जिसमें जीवन पेज ने प्रिपरेशन की है, तो इवेंट हमारे साथ है डीएनए रिप्लिकेशन। अगर मैं एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ये समझाऊं कि डीएनए किस तरह डुप्लीकेट होता है। बेसिकली क्रोमोसोम का यह स्ट्रक्चर तो इंटरपेज में नहीं होता। ऑलरेडी हमने बताया है कि क्रोमोसोम में ऑलरेडी हमने बताया है कि इंटरपेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक फाइबर स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। लेकिन हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि ये किस तरह ये क्रोमैटिन फाइबर जो है या क्रोमोसोम है इसमें डीएनए कंटेंट जो है वो डबल होते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आप देखें तो हमारे साथ जीवन पेज में इस तरह अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बने तो उस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एक आर्म होगा, एक अपर आर्म होगा और एक लोअर आर्म होगा। जब एस पेज होता है तो इस तरह होता है कि ये क्रोमोसोम इस तरह, अगर ये क्रोमोसोम है एस पेज के बाद इस तरह होता है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है और इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे साथ है डीएनए। तो जब ये क्रोमोसोम एस पेज को कवर करता है तो ये डीएनए कंटेंट जो है वो जितना भी डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है। ये इसका डीएनए कंटेंट है तो ये डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। अगर ये एक डीएनए है तो इस तरह ये दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह अगर ये डीएनए है तो ये भी दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और हर एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे डीएनए को बनाती है। इसी तरह ये भी एक स्ट्रैंड बनाता है और ये भी एक स्ट्रैंड बनाता है। तो क्रोमोसोम इस तरह का स्ट्रक्चर इख्तियार करता है कि उसमें डीएनए जो है वो डबल हो जाता है। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर किस तरह होता है? फाइनली ये स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है कि क्रोमोसोम की 2 आर्म्स बन जाते हैं और हर एक आर्म में हमारे साथ डीएनए का कंटेंट होता है। लेटर इस कॉन्सेप्ट को फिर हम सी वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ ये आइडिया बताना है कि जब क्रोमोसोम में डीएनए डबल हो जाता है तो क्रोमोसोम के आर्म्स जो है वो भी स्प्लिट हो जाते हैं। क्रोमोसोम में फिर 2 आर्म्स होते हैं। जब एक क्रोमोसोम में आरएनए का कंटेंट जो है वो सिंगल होता है तो फिर इस टाइम क्रोमोसोम में एक आर्म होता है, एक अपर आर्म होता है और एक लोअर आर्म होता है। तो इस फेज में इस तरह होता है कि अगर आप देखें ये भी एक क्रोमोसोम है लेकिन इसमें सिंगल आर्म है, ये भी एक क्रोमोसोम है लेकिन इसमें डबल आर्म है। हमारे साथ क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड नहीं हुए। ये भी अभी एक क्रोमोसोम है, इस तरह ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन इस एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हुआ है। डीएनए की रिप्लिकेशन हुई है। रिप्लिकेशन का मतलब है कि एक डीएनए जो है ये अपनी एक कॉपी बनाता है तो डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है। एक क्रोमोसोम में डीएनए का कंटेंट हमारे साथ डबल हो गया और जब एक क्रोमोसोम में डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है तो क्रोमोसोम का एक आर्म जो है वो स्प्लिट हो जाता है और उससे 2 आर्म जो है वो बनते हैं। तो ये हमारे साथ वो इम्पोर्टेंट इवेंट था, इस फेज में हमारे साथ हुआ और इस इवेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन हमारे साथ हुई थी तो वो हमारे साथ इस फेज में हुए थे। अगर यहाँ मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करूं, अगर जीवन में हमारे साथ ये सेल है और इस पर हमारे साथ जीवन फेज हो गया तो जीवन फेज में जो हमारे साथ इस न्यूक्लियस में यह क्रोमोसोम होगा तो इस तरह यह क्रोमोसोम सिंगल आर्म में होगा। इसमें जब कंप्लीट प्रिपरेशन होती है और ये एस फेज से गुजरता है तो एस फेज में भी सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, सेल फिर भी अपनी साइज को बढ़ाता है और जीवन की बनिस्बत इसका साइज और बड़ा हो जाता है। और ये क्रोमोसोम इस तरह की शेप इख्तियार करते हैं कि एक क्रोमोसोम के फिर 2 आर्म्स बन जाते हैं और 2 आर्म्स में हमारे साथ जो डीएनए है उसका कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है। बेसिकली इंटरफेस में तो क्रोमोसोम इस स्ट्रक्चर में नहीं होते, क्रोमैटिन फाइबर की स्ट्रक्चर में होते हैं, इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये आइडिया समझाना था कि इस तरह हमारे साथ क्रोमोसोम में चेंजेस आ सकती है और डीएनए का कंटेंट जो है वो इस तरह हमारे साथ
डबल हो सकता है। ये आप याद रखिए कि एस फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है, क्रोमोसोम वही हमारे साथ 46 रखते हैं। ये सील अभी भी हमारे पास डिप्लॉयड है और इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं अगर ये ह्यूमन का सील है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम कंटिन्यूज, और इस तरह डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो हमारे साथ एंजाइम रिक्वायर्ड थे और जो प्रोटीन रिक्वायर्ड थे, तो इस फेज में भी उनकी सिंथेसिस हमारे साथ होती है ताकि ये डीएनए रिप्लिकेशन हमारे साथ प्रॉपर हो सके। सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल अबाउट द सिंथेटिक फेज ऑफ द इंटरफेज। G1 फेज में जो प्रिपरेशन हमारे साथ हो रही थी, तो एस फेज में उसके रिजल्ट में हमारे पास क्रोमोसोम का जो डीएनए था वो हमारे पास डबल हो गया। जो मेन इवेंट यह हमारे पास हो रहा था तो वो हमारे पास होता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब हम आते हैं G2 फेज पर। G2 में भी हमारे साथ इस G का मतलब है गैप, गैप का मतलब है वक्फा। अगेन सिल एक इस तरह के स्टेज में आता है कि वो दोबारा अपने आप को तैयार कर रहा है। जीवन में इसने अपने आप को एस फेज के लिए तैयार किया और एस फेज में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो हमारे पास था डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन हमारे साथ हो गया और उसके लिए जीवन में सिल ने अपने आप को तैयार किया था। G2 में भी इस तरह होता है कि सिल अपने आप को तैयार करता है, लेकिन G2 में सिल अपने आप को एम फेज के लिए तैयार करता है। वो प्रिपरेशन G2 फेज में होती है जिसके बिना पर सिल जो है एम फेज में जा सके और एम फेज की जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो परफॉर्म कर सके। एम पेज की इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे पास क्या है कि एम पेज वो पेज है जिसमें सिल फाइनली एक सिल से दो सिल बन जाते हैं। तो उन इवेंट्स में सबसे पहले हमारे साथ होता है कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और उसके बाद लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, सिल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। तो लास्ट में ये जो एक सिल आया था इससे इस तरह दो सिल बन जाते हैं। तो एम पेज में बेसिकली साइटो और कार्योकाइनेसिस होती है और सिल जो है वो फाइनली डिवाइड हो जाता है। तो इस डिवीजन पेज के लिए या एम पेज के लिए जो प्रिपरेशन हमारे साथ होती है, सिल अपने आप को तैयार करता है तो वो हमारे साथ G2 पेज में तैयार करते हैं। तो वो कौन कौन सी इवेंट्स इस G2 पेज में हो रहे हैं जिसकी बिना पर सिल एम पेज में अपने आप को डिवाइड कर सके, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटी जरूरी है कि सिल G2 में परफॉर्म करे। तो सबसे पहला जो इवेंट है कि यह भी हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लेकिन यहाँ जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं वो हमारे पास वो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जो हमें हेल्प करेगी कि नेक्स्ट फेज में सेल डिवाइड हो। यह जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था उसने ये हेल्प किया कि यह हमारे पास डीएनए जो है उसका रिप्लिकेशन हो। यह जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी उनका ये काम होगा कि एम फेज में सेल हमारे साथ डिवीजन परफॉर्म कर सके और एक सेल से दो सेल बन जाए। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। सेल ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन हमारे साथ वो प्रोटीन है जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फाइबर हमारे साथ सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं और इनका यह काम है कि क्रोमोसोम के जो दो आर्म है तो सेंट्रोमियर के पॉइंट पर इन दोनों आर्म को एक दूसरे से जुदा करे और एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाए। जब सेल की क्रोमोसोम डिवाइड हो जाए और एक सेल न्यूक्लियस की क्रोमोसोम जब डिवाइड हो जाए और एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन सके, तो तब ही यह मुमकिन है कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो, ताकि हर एक न्यूक्लियस को हमारे साथ प्रॉपर क्रोमोसोम जा सके। तो ये एक्टिविटी यह हमारे लिए जरूरी है कि एम पेज में हमारे पास जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो हमारे पास पॉसिबल हो सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है तो वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास साइटोकाइनेसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिवाइड होता है। सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी डिवाइड होता है, तो फाइनली उसकी बिना पर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारे पास G2 पेज में होती है। आरएनए सिंथेसिस अगर जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टू प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे होते हैं ट्रांसलेशन, और उनके लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ आरएनए रिक्वायर्ड है। आरएनए के बगैर आप प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते, तो यह भी ट्रांसफर आरएनए का बनना होता है, मैसेंजर आरएनए का बनना हमारे साथ होता है। तो जितनी भी 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है तो उनकी सिंथेसिस भी हमारे साथ G2 पेज में होती है। एटीपी सिंथेसिस अगर जब प्रोटीन सिंथेसिस हमारे साथ होती है, आरएनए सिंथेसिस होती है, केमिकल प्रोसेस होता है, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो यह भी हमारे साथ एटीपी की सिंथेसिस होती है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनील डुप्लीकेट्स, सेल की ज्यादातर जो ऑर्गेनील्स है साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनील है तो वो भी डिवाइड हो जाते हैं और एक ऑर्गेनील से दो ऑर्गेनील बनते हैं। जब ऑर्गेनील यहाँ पर डिवाइड हो तो तब ही मुमकिन है
कि सेल दो में डिवाइड हो और हर एक सेल में हर एक ऑर्गेनील मौजूद हो, हर एक न्यूक्लियस में प्रॉपर क्रोमोसोम मौजूद हो। तो ये सारी प्रिपरेशन हमारे साथ G2 पेज में होती है और इसकी बिना पर सेल इस काबिल हो जाता है कि वो नेक्स्ट जो M पेज है तो वो अपने आप को डिवाइड कर सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द G2 पेज एंड S पेज। ये था इंटरपेज। इंटरपेज को हम इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग पेज है और ये 3 सब स्टेजेस पर हमारे साथ मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेजेस की जो इवेंट थे वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख के कि जीवन में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो हो एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन परफॉर्म कर सके। और इसी तरह G2 पेज में कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं, यह भी हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होती है, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज होती है, एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज होती है, ऑर्गेनील्स डिवाइड्स होते हैं। लेकिन यह जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वो मुख्तलिफ है, वो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। तो इसकी बिना पर सेल अपने आप को एम पेज के लिए तैयार करता है और फाइनली हमारे साथ क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है और बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सो इंटरफेस पर हमारे और भी 2 लेक्चर बनेंगे। इसके आगे जो लेक्चर आ रहा है उसमें हम एक और पेज को एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम कहते हैं G0 पेज। और इसके बाद हम सी वैल्यू और क्रोमोसोम कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह थ्रू आउट हमारे पास जो सेल साइकिल है इसमें क्रोमोसोम का नंबर किस तरह चेंज हो रहा है और इसमें डीएनए का कंटेंट जो है वो किस तरह चेंज हो रहा है। तो ये जब ये 2 वीडियोस को हम कवर करेंगे तो उसके बाद हम एम पेज पर आएंगे। एम पेज पर हम सबसे पहले कार्योकाइनेसिस को पढ़ेंगे कि सेल का न्यूक्लियस किस तरह डिवाइड होता है, बाद में हम साइटोकाइनेसिस को एक्सप्लेन करेंगे कि साइटोप्लाज्म जो है वो किस तरह डिवाइड हो रहा है और एक सेल से 2 सेल हमारे साथ किस तरह बन जाते हैं। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।